स्कूल की छुट्टी हुए काफी देर हो गई थी। सभी बच्चे तकरीबन जा चुके थे। स्कूल की सब उस्तानियां भी एक एक करके चली गई थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मुझे लेने अभी तक कोई नहीं आया था। अमूमन मेरी माँ या भाई मुझे लेने आते थे। धूप में खड़े खड़े मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने स्कूल के चौकीदार से पूछा कि मुझे लेने कोई नहीं आया, क्योंकि स्कूल का दरवाजा बंद होता था और जिसके भी घर से कोई आता तो चौकीदार उसे आवाज लगाकर बुलाता। चौकीदार ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आया। ये एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सब इलाके के बच्चे ही आते थे। मैं 9th जमात की तालिबा थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने अभी जवानी में कदम रखा था और मेरा सफेद यूनिफॉर्म पसीने और गर्मी की वजह से मेरे जिस्म से चिपक कर मेरे जिस्म को अया कर रहा था। मैं परेशान सी खड़ी थी। सभी बच्चे चले गए थे। मैडम ने चौकीदार की जिम्मेदारी पर मुझे छोड़ा और खुद भी चली गई। उन्हें किसी जरूरी काम से जाना था। मैंने परेशानी से चौकीदार से दोबारा पूछा कि मुझे लेने कोई नहीं आया क्या? तो उसने एक गहरी नजर मुझ पर डाली और कहने लगा कि तुम सामने वाली क्लास में बैठ जाओ। जैसे ही कोई तुम्हें लेने आता है मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा। मेरा बैग बहुत भारी हो रहा था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं चौकीदार की बात मानकर क्लास में चली आई। एक सीट पर बस्ता रखकर मैंने पंखा चलाया और आंखें बंद करके बैठ गई। क्लास में नीम तारीकी थी, क्योंकि सारी ही खिड़कियां छुट्टी हो जाने की वजह से बंद थी। बस दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई थी। आज स्कूल में मेरा टेस्ट था, इसीलिए मैं रात देर से सोई थी और सुबह भी जल्दी जाग गई थी। अब जब मुझे सुकून मिला तो वही आंख लग गई। अचानक ही कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज पर मेरी आंख खुली तो कमरे में काफी अंधेरा हो चुका था। रोशनी आने का वाहिद जरिया बंद हो गया था। मुझे बस कोई लंबा चौड़ा वजूद अपने करीब आता महसूस हुआ और मेरी जान निकलने लगी। मैंने हकलाते हुए पूछा कि कौन है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही लम्हों में वो शख्स मेरे बहुत करीब आ चुका था। मेरी हालत ऐसी थी कि काटूं तो बदन में लहू नहीं। उस शख्स ने आते ही मेरी यूनिफॉर्म को खींचना शुरू कर दिया और मेरे गिरबान के बटन खोलने लगा। मैंने मुखालफत करनी चाही तो उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं कुर्सी से फर्श पर मुंह के बल गिरी। एक थप्पड़ से ही मेरी सारी हवा निकल गई थी। उस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे बुरी तरह खींचकर फर्श से उठाया और टेबल पर धक्का दे दिया। मेरे सर से खून बहने लगा था और मेरी घटी घटी सिसकियों से क्लासरूम गूंजने लगा था। ना जाने मेरी माँ कहाँ रह गई थी। वो शख्स मेरे कान के करीब झुककर सरगोशी करने लगा कि इतना चुस्त यूनिफॉर्म पहनती नहीं, घबराती हो तो अब क्यों परेशान हो रही हो? पिछले कितने दिनों से मैं तुम्हें देख देख कर यूं ही आहें भर रहा था और मेरी किस्मत देखो, आज तुम मेरे हाथ लग ही गई हो। तुम्हारी ये चुस्त जिस्म से चिपकता यूनिफॉर्म मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। तुम्हारी गुलाब की कली की मांद खिलती जवानी मुझे बेचैन कर रही थी। आज मैं खुद को सराख कर लूंगा। उस शख्स के जुमलों ने मुझे हिला कर रख दिया था, जो ना जाने कब से मुझ पर नजर रखे हुए था। मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि मेरा यूनिफॉर्म बहुत चुस्त है। मुझे तो ऐसे ही कपड़े पसंद थे, इसीलिए मैंने अम्मा से लड़ लड़कर यूनिफॉर्म भी चुस्त सिलवाया था। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने मुझ पर काबू पा लिया। मैंने बहुत मुश्किल से उससे इल्तिजा की कि मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम खाओ। मेरी बात सुनते ही उसका मकरूह चेहरा सन्नाटे में गूंज उठा। तुम जब अपनी जवानी की नुमाइश करती हो तब तुम्हें हम पर रहम नहीं आता कि हम किस तरह तुम्हें देखकर तड़पते हैं। आज मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता। मेरे अंदर एक तूफान है जिसे मैं नहीं रोक सकता। और इसके बाद वो मुझ पर हावी होता चला गया। एक एक लम्हा मौत से बदतर था। वो वाकई एक तूफान था जो मुझे डुबा रहा था। मेरे लिए सांस लेना भी महाल हो रहा था। 1 घंटे तक वो मेरे साथ ज्यादती करता रहा। मेरे जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहाँ उसने मुझे कोई निशान न दिया हो। और जब वो थक कर पीछे हटा तो अचानक ही उसका फोन गुनगुनाने लगा। मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मैं तो उसे अच्छे से जानती थी। उसकी बहुत इज्जत करती थी। उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। जाने से पहले अपने फोन से मेरी बहुत सी नाजेबा तस्वीर बनाई और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी जबान खोली तो वो बहुत आसानी से मेरे गले में बदनामी का तोक डालेगा। मैं अपनी जगह सुन्न हो गई थी। मुझ में हिलने की भी सिकत नहीं रही थी। मैं बहुत मुश्किल से अपना हुलिया दुरुस्त करते उठी तो उसने कहा कि स्कूल की पिछली गली वाले दरवाजे से निकल जाओ और भूल जाओ कि ऐसा कुछ भी हुआ था। हाँ, अगर मेरा दोबारा दिल चाहेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम अपनी मर्जी से आना, वरना। उसने मुझे धक्का देते हुए अपना फोन दिखाया तो मैं खौफजदा हो गई। मैंने अपना बस्ता उठाया और लंगड़ाती कदमों से स्कूल के पिछले गेट से निकलकर अपने घर के रास्ते पर चलने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में मौजूद हर मर्द से मुझे घिन महसूस हो रही थी। आज मुझे अपना चुस्त यूनिफॉर्म भी बहुत बुरा लग रहा था। बार बार अपने दुपट्टे को अच्छी तरह ठीक करती चली जा रही थी। 15 मिनट का रास्ता मैंने आधे घंटे में तय किया था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो भाभी मुझे गुस्सा होने लगी कि कहाँ रह गई थी। अम्मा की तबीयत अचानक ही खराब हो गई और तेरा भाई उसे लेकर अस्पताल गया है। स्कूल के चौकीदार को कहकर भी गया था कि रमशा से कहो कि खुद ही घर आ जाए, लेकिन तुम्हें तो होश नहीं है। अम्मा बीमार हैं और तुम्हारी आवारागर्दी चल रही है। भाभी को मैं एक आंख ना भाती थी, इसीलिए वो खुद ही मुझ पर बरसने लगी। अम्मा की तबीयत का सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई थी। अच्छी भली अम्मा को न जाने क्या हो गया था। कमरे में आकर मैंने कपड़े तब्दील किए। भूख तो मिट चुकी थी। मेरा जिस्म शदीद दुख रहा था। रोते रोते मैं बिस्तर पर गिरकर सो गई और जब आंख खुली तो जो खबर मुझे मिली उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। शदीद गर्मी के बायस उसका सांस रुक रहा था और जब तक भाई उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा उनकी तबीयत
तबीयत मजीद बिगड़ गई और शाम तक वो जिंदगी हार गई। मेरे लिए आज का दिन किसी कयामत से कम ना था। मेरे लिए आज का दिन किसी कयामत से कम ना था। ना इज्जत बची थी ना माँ। मैं कहाँ जाती, किसको अपना दुख सुनाती। मैं अम्मा के जनाजे पर तड़प तड़प कर रोई थी। दोनों गमों के आंसू एक साथ मिलकर बह रहे थे और लोग मुझे तसल्लियां दे रहे थे। एक दर्द वो था जो लोगों को नजर आ रहा था, जबकि एक दर्द मैं अपने अंदर ही अंदर झेल रही थी। मेरी माँ के इंतकाल को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब मेरी भाभी ने मेरे साथ बदतरीन सलूक शुरू कर दिया। घर के छोटे बड़े काम सब मुझसे करवाने लगी और मेरा स्कूल भी खत्म करवा दिया। स्कूल खत्म होने पर तो मैं बहुत पुरस्कून थी। अब मैं खुद उस स्कूल में कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरे सर पर हर वक्त एक ही खौफ सवार था कि वो शख्स अगर मेरी नाजेबा तस्वीर किसी को दिखा दे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कुछ दिन गुजरे थे कि जब मुझे अपनी तबीयत में तब्दीली महसूस होने लगी और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और धीरे धीरे मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे जिस्म में तो एक और जान पल रही है। मेरी भाभी का सलूक तो मेरे साथ वैसे ही बहुत खराब था। अगर उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चलता तो वो मेरा बहुत बुरा हाल कर देती, लेकिन ये बात ज्यादा देर तक तो नहीं छुप सकती थी और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आने वाले तीसरे महीने में मेरी भाभी को पता चल गया और उसने वाली है। भाई की बात सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। मैं रोते धोते ना चाहते हुए भी फवाद से निकाह करने पर मजबूर हो गई और यूं मेरी भाभी ने मेरी शादी अपनी 40 साल शराबी भाई से करवाकर मुझसे अपनी जान छुड़वा ली। सारे मोहल्ले वाले इस शादी पर हैरान थे क्योंकि मैं सिर्फ 14 बरस की थी और भाभी का भाई 40 साल का था। और जब यही बात लोगों ने मेरी भाभी से कही कि क्यों तुम एक यतीम और बेसहारा बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म कर रही हो, तो भाभी ने रो रो कर सबको मेरी माँ बनने की खबर सुनाई और कहा कि अगर मैंने इसकी शादी ना की तो ये एक ऐसे बच्चे को पैदा करेगी जिसके बाप का हमें इल्म ही नहीं, और उसके बाद जो बदनामी हमें उठानी पड़ेगी उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मोहल्ले वालों ने भी अपने कानों को हाथ लगा लिया कि माँ के मरते ही मैंने कैसा चांद चढ़ाया है। वो लोग जो कल तक मुझसे हमदर्दी कर रहे थे अब मुझ पर थूकने लगे थे। सादगी से मेरा निकाह करवा दिया गया था और मैं रुखसत होकर फवाद के घर आ गई। फवाद के कमरे में बैठे मुझे अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो किसी खुले साड़ की तरह कमरे में दाखिल हुआ और आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो आज भी पूरी तरह नशे की हालत में था। आते ही उसने मेरे साथ ऐसा ही करना शुरू किया जैसा कि मैं एक बार पहले भी भगट चुकी थी, लेकिन इस बार तो मेरे वजूद में एक और जान निकल रही थी और मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। लेकिन फवाद किसी तरह रुकने को तैयार नहीं था। उसके अंदर का जुनून बढ़ता जा रहा था और वो नशे की हालत में बुरी तरह मेरे जिस्म को नोच रहा था। मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो फट गए थे। फवाद का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी भी तरह अपनी प्यास बुझा ले और इसी तरह से वो मेरे जज्बात को बुरी तरह रोनता जा रहा था। 14 साल की उम्र में मुझ पे ये कयामत दूसरी बार टूट रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अब हर रात ही मेरे साथ ऐसा होने वाला है। फवाद की माँ सारा सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती और फवाद सारी रात शराब के नशे में मुझ पर किसी तूफान की तरह बरसता रहता। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं थी। फवाद की माँ को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी और उसके बेटे को अपने जज्बात का सामान मिल गया था। मैं एक जीती जागती लाश बन चुकी थी। सारा सारा वक्त मैं गुमसुम सी घर के काम करती और सारी सारी रात बिस्तर पर पड़ी इज्जत बर्दाश्त करती रहती। जब सुबह को फवाद मुझे छोड़कर जाता तो मुझे लगता था कि जैसे मुझे एक दफा फिर खुद के लिए जिंदगी मिल गई है। मेरे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। एक रोज फवाद की माँ ने मुझे सब्जी लेने के लिए बाजार भेज दिया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो दिन शायद मेरी जिंदगी का एक और मनहूस दिन था और अभी मेरी आजमाइश खत्म नहीं होने वाली थी। जैसे ही मैं बाजार से सब्जी लेकर सड़क पार करने लगी तो एक गाड़ी आकर रुकी और शीशे के अंदर मुझे जो चेहरा दिखाई दिया मैं सांस लेना भूल गई। यहीं से तो मेरी बर्बादी का सफर शुरू हुआ था। उस शख्स ने शीशे में से इशारा करते हुए मुझे गाड़ी में बैठने का कहा। मैंने जैसे ही इनकार किया तो वो अपना मोबाइल उठाकर लहराने लगा। मैं उसकी धमकी को बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए मजबूरन उसकी गाड़ी में जा बैठी। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और गाड़ी रोककर मेरी तरफ देखने लगा। उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा था। वो आज भी पहले ही जैसा लंबा चौड़ा था, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे देखकर वो कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल मुरझा कर रह गई हो। मैंने उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने एक ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वो कहने लगा कि अपने शराबी शोहर का इनाम मेरे सर पर डालने की कोशिश ना करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी माँ का इंतकाल होने के बाद तुम्हारी शादी तुम्हारी भाभी ने अपने शराबी भाई से करवा दी और अब तुम उससे जान छुड़वाने के लिए उसकी औलाद को मेरे सर पर डालना चाहती हो। मेरी हैरत की इंतहा न रही थी कि वो शख्स तो हर एक बात से वाकिफ था। मैंने रोते हुए उससे कहा कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। वो कहने लगा कि उसे किसी बच्चे से कोई गर्ज नहीं। वो मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाया कि मेरी दुखी दास्तान सुने। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे दुपट्टे को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और कहने लगा कि बहुत अरसे बाद मिली हो। मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ अपनी प्यास बुझाई है, लेकिन तुम जैसी हसीना आज तक नहीं देखी। तुम्हारे नर्मो नाजुक वजूद की तस्वीर से हर रात में जलता रहा हूँ। अब इतने अरसे बाद मुझे दोबारा से अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला है। मैंने उससे इल्तिजा की कि मेरी हालत तो पहले ही बहुत खराब है, अब वो मेरे साथ दोबारा कोई ज्यादती ना करे और मैं जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ मुझे जाने दें। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और एक दफा फिर मैं उसके हाथों पामाल होने लगी।
उस सुनसान जगह पर हमारे अलावा कोई नहीं था। उसने गाड़ी में ही मेरे साथ वो सब कुछ किया जो मेरी बर्दाश्त से बाहर था, और रात को नशे की हालत में ही वापस आता था। मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। और जब मैं उस शख्स के पास पहुंची तो मैंने उसकी अपने साथ बहुत सी वीडियोस खामोशी से बना ली, और जब मैं वहां से निकली तो अपने घर आने की बजाय उस शख्स के घर पहुंच गई। उसके चौकीदार ने मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी और मैं ड्राइंग रूम में बैठकर उसकी बीवी का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर हैरान रह गई और मेरे गले लगकर कहने लगी, रमशा तुम इतने अरसे से कहाँ थी? तुम जैसी ज़हीन और काबिल तालिबा को खोकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। अपनी माँ के इंतकाल के बाद तुमने अचानक स्कूल छोड़ दिया, और उसके बाद मुझे अचानक पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैडम के गले लगकर मैं भी रो पड़ी थी। कई महीनों की अज़ियत आंसू के जरिए निकल रही थी। मैंने उसकी बीवी से कहा कि मुझ पर जुल्म मेरी भाभी ने नहीं बल्कि सर ने किया है। वो मेरी बात सुनकर हका बका रह गई कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि जब मेरी माँ मुझे लेने के लिए ना पहुंची तो चौकीदार ने मुझे इंतजार करने को कहा। उस दिन आपको जल्दी थी और आप भी स्कूल से निकल गई, और आपके पीछे ही सर को भी स्कूल से जाना था, लेकिन वो स्कूल से जाने की बजाय चौकीदार के पास गए और कहने लगे कि तुम चले जाओ, रमशा को मैं उसकी माँ के साथ भेजकर घर चला जाऊंगा। चौकीदार ने जब सर को बताया कि रमशा के भाई ने कहा है कि उसे अकेले ही घर भेज दें क्योंकि उसकी माँ की हालत बिगड़ गई है और उसका भाई उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा है, तो सर ने ये कहकर चौकीदार को भेज दिया कि वो मुझे बता देंगे। चौकीदार के जाने के बाद स्कूल का दरवाजा बंद करके वो क्लासरूम में चले आए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अब मुझे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला। उसके बाद मुझ पर जो वक्त गुजरा, एक एक लम्हा मैंने मैडम के सामने बयान किया। मैडम की हालत देखने लायक हो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनका शोहर इस हद तक गिर भी सकता है। उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसी वक्त मैंने उन्हें सारी बात पूरी तरह बता दी और ये भी बता दिया कि वो अभी तक मेरे साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। सबूत के तौर पर मैंने अपने मोबाइल में बनी हुई वीडियो उनको दिखा दी तो वो कांप कर रह गई। उन्हें मेरी बातों पर यकीन आने लगा। उसी वक्त सर भी घर में तशरीफ ले आए। मुझे देखकर हैरान रह गए और फिर अपनी बीवी से कहने लगे कि इस लड़की की बातों का भरोसा न करना, ये मेरे खिलाफ तुमसे झूठ बोलने आई है। लेकिन मैडम जान गई थी कि उनके शोहर के दिल में चोर है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से काफी लड़कियों ने इस तरह की शिकायत दर्ज करवाई थी कि कोई शख्स उन्हें हरासा कर रहा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो सर का नाम लेती। मेरे पास तो अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसीलिए मैंने बिना डरे सब कुछ मैडम के आगे बयान कर दिया था। मैंने उन्हें ये भी बता दिया था कि मैं सर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो चाहे तो टेस्ट करवाकर मेरी बात का यकीन कर ले। मैडम को तो वैसे ही मेरी बातों का यकीन हो चुका था। उन्होंने अपने शोहर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहने लगी कि मेरे टुकड़ों पर पलने वाले तुम एक नाकाम शख्स हो जो हमेशा मेरे पीछे छुपता रहा और मैं तुम्हें पालती रही, और तुमने मेरे साथ ही ऐसा धोखा किया। तुम आस्तीन का सांप निकले। तुमने मेरी स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने फौरन ही पुलिस को बुलवाया और अपने शोहर को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैडम एक बे औलाद औरत थी और सर उसी बात का फायदा उठाकर उनके पैसों पर ऐश कर रहे थे। आज जब सारा सच खुलकर सामने आ गया था तो मैडम ने मुझे कहा कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक वकील से बात की और मेरी तलाक मेरे शराबी शोहर से करवा दी। कुछ अरसे में मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था जिसे मैडम ने अपनी गोद में ले लिया था। मैं मैडम के घर में ही रह रही थी। मैडम ने दोबारा से नई तालीम का सिलसिला जारी करवा दिया था। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन मैडम ने उनकी जगह ले ली थी कि इस अदालत में चलने के बाद मैडम के शोहर को कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो और जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन अपने अंजाम को जरूर पहुंच कर रहता है।